तो चलिए आज चलते हैं स्पेन के एक छोटे से शहर में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सच बताऊं जितनी दुख भरी है ना उतनी ही डरावनी भी। ये कहानी है द डेड ब्राइड की। आखिर क्या राज है इसके पीछे, आइए पता लगाते हैं। कहानी का माहौल कुछ ऐसा है। दिन के वक्त तो ये जगह किसी पोस्ट कार्ड जैसी लगती है, एकदम खूबसूरत। लेकिन जैसी रात होती है ना, हवा में एक अजीब सी एक अलग ही ठंडक घुल जाती है। लगता है जैसे दिन का उजाला रात के किसी गहरे राज पर पर्दा डाल रहा हो। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक अजीब सा शहर। चलिए पहले इस जगह को जानते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। तो ये है माटेओ गुरेरो, सिर्फ 19 साल का, मैड्रिड से आया एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। उसका प्लान सिंपल था, सालोब्रिना की पुरानी इमारतों की स्टडी करना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये रिसर्च उसे एक ऐसे खौफनाक सच के पास ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सालोब्रिना, इस शहर के ना दो चेहरे हैं। दिन में तो वाह क्या खूबसूरत जगह है, सफेद दीवार वाले घर, पतली पतली गलियां। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई नियम बना दिया हो कि सब अंदर चले जाओ। गलियां एकदम सुनसान और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी, मानो ये पूरा शहर अपने सीने में कोई बहुत गहरा राज दबाए बैठा हो। एक शाम माटियो घूमते घूमते पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया अपनी रिसर्च के लिए, और वहीं उसे एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी। एक कब्र के ठीक पास शादी की एक टूटी सी मेहराब, जिस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। मतलब कब्रिस्तान में शादी की मेहराब। उस वक्त उसे यह बस थोड़ा अजीब लगा, पर असल में यही वो पल था जहां से उसके खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। तो आखिर इस शहर की खामोशी के पीछे छिपा क्या था? यही सवाल तो पूरी कहानी की जड़ है। माटेओ को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि सालोब्रिना की रातों का सन्नाटा शांति नहीं बल्कि एक सदियों पुराने डर का साया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पहली झलक। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां माटेओ का सामना पहली बार उस चीज से होता है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देने वाली थी। खौफ की शुरुआत ना बहुत धीरे धीरे हुई। पहले तो रात में खिड़की के बाहर से किसी के चलने की और कपड़े के सरसराने की हल्की सी आवाज। फिर एक सफेद गाउन में एक औरत की परछाई दिखी, बस एक पल के लिए। और फिर जो हुआ उसने माटेओ के होश उड़ा दिए। पत्थर की सड़क पर गीली कीचड़ वाली मिट्टी के पैरों के निशान जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये डर था, और यही डर उसे वापस उसी कब्रिस्तान की ओर खींच ले गया। और वो वहीं थी, कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई मेहराब के नीचे खड़ी, एक पुराना सफेद शादी का गाउन पहने हुए। उसका चेहरा एक घूंघट के पीछे था, और जब उसने अपना चेहरा माटियों की तरफ किया तो जो दिखा उससे उसकी रूह कांप गई। त्वचा मौत की तरह सफेद, आंखें एकदम खौफनाक, और उन आंखों से सूखे हुए खून के आंसू बह रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पे थे ही नहीं, वो हवा में थी। अब कोई शक नहीं था, वो इस दुनिया की नहीं थी। माटेओ के साथ जो हुआ वो तो भयानक था ही, लेकिन अब वक्त है कहानी की जड़ तक जाने का। इज़ाबेला की कहानी। आखिर कौन थी वो और क्यों भटक रही है उसकी रूह? अगली सुबह बुरी तरह डरा हुआ माटेओ सीधा गेस्ट हाउस के केयरटेकर के पास गया, और बस उसी ने शहर का वो राज खोला। उसने बताया कि लोग उसे मृत दुल्हन कहते हैं। यह इज़ाबेला रोमेरो की आत्मा है जो 19वीं सदी से इसी कब्रिस्तान में भटक रही है। ये बात है साल 1889 की। इज़ाबेला रोमेरो की शादी का दिन था। वो चर्च के पास वेदी पर अपने दूल्हे जेवियर मोरालेस का इंतजार कर रही थी, लेकिन जेवियर कभी आया ही नहीं। वो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इज़ाबेला पूरी रात उसी शादी की मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होते होते वो वहीं गिर पड़ी। लोग कहते हैं टूटे दिल के सदमे से उसकी जान चली गई। तो एक तरफ थी इज़ाबेला जो पूरी रात वेदी पर इंतजार करते करते मर गई, और दूसरी तरफ था जेवियर जो शादी से कुछ घंटे पहले ही एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भाग गया। उसे तो सालोब्रिना में दफना दिया गया और वो कभी वापस नहीं लौटा। शायद यही नाइंसाफी है जो आज भी उसकी रूह को भटकने पर मजबूर कर रही है। चलिए अब वापस माटेओ की कहानी पर आते हैं, क्योंकि इज़ाबेला की कहानी जानने के बाद उसका पीछा और भी खौफनाक हो गया था। वजह, उस रूह को लगा कि उसका खोया हुआ दूल्हा लौट आया है। घबराकर माटेओ शहर के पादरी के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया,
और ये भी कि उसने उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका मानना था कि बस इसी वजह से इजाबेला की आत्मा ने माटेओ को अपना भागा हुआ दूल्हा ज़ेवियर समझ लिया है। वो सोच रही थी कि वो वापस आ गया है। और बस यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। मांटियो अपने कमरे में अकेला था जब अचानक उसे दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। कोई बाहर था। दिल जोरों से धड़क रहा था और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद ब खुद घूमने लगा और फिर एक चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अब माटेओ और उस रूह के बीच कोई रोक नहीं थी। लेकिन सामने कोई नहीं था। माटियो ने जैसे ही पलटकर राहत की सांस लेनी चाही, उसकी नज़र खिड़की पर गई। वो बाहर खड़ी थी, वही दुल्हन, और उसकी आंखें सीधे माटियो को घूर रही थीं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दुल्हन का दूल्हा, वो अंजाम जो माटेओ की किस्मत में लिखा था। माटियों की एक जोरदार चीख गूंजी। बूढ़ा केयरटेकर भागा भागा उसके कमरे तक आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा खाली था, एकदम खामोश। माटियो जा चुका था। कई घंटों बाद मेटेओ की बॉडी मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, ठीक उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या माटियो के बाद इजाबेला की आत्मा को शांति मिल गई, या फिर वो आज भी सालों ब्रेना की उन्हीं सुनसान गलियों में भटक रही है, किसी और दूल्हे का इंतजार करते हुए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस शहर की खामोशी में ही कैद रहेगा।